Hello students, this is Pooja Sharma and you are watching my YouTube channel PNC Study Zone। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को आप बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स में समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर होगा। मीन्स ये हमारी यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3। तो देखिए, जो हमारी यूनिट है उसका जो नेम है दैट इज काइनेमेटिक्स। लेकिन जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स क्या होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए, क्या है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हमारे फिज़िक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था उसमें मैंने आपको फिज़िक्स की जो ब्रांचेस बताई थी उनमें से एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशंस की स्टडी करते हैं, या ये कहें मशीनरी की जो वर्किंग्स होती है उनकी स्टडी करते हैं। कुछ मशीन्स जो है रेस्ट में होती है और कुछ हमारी वर्किंग में होती है। तो मैकेनिक्स को आगे क्लासिफाई किया गया है, देखिए, 2 पार्ट्स में, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखिए, स्टैटिक्स का मतलब यहाँ होता है रेस्ट। स्टैटिक एक्चुअली मतलब इसका रेस्ट होता है। इसका मतलब इसमें हम स्टडी करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स की जो रहते हैं रेस्ट में। तो इसमें क्या होगा, देखो, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ये हम करते हैं स्टैटिक्स जो ब्रांच है उसमें स्टडी। बात करें हम डायनेमिक्स की, तो इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो मोशन में है, यानी मूव कर रहे हैं। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे मोशन में है, मूव कर रहे हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। अब इसको आगे और 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, काइनेमेटिक्स जो कि हमें स्टडी करना है, और दूसरा है काइनेटिक्स। अब देखिए, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टडी तो हम मोशन की ही करेंगे क्योंकि हम डायनेमिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं, तो इन दोनों में भी होगी तो मोशन की ही स्टडी। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉजेज़ की नहीं। मीन्स मोशन हो रही है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है, वो हम स्टडी नहीं करते हैं। इट मीन्स इससे रिलेटेड फोर्सेस, जिस फोर्स के कारण मोशन हो रही है, उनकी स्टडी हम इसमें नहीं करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉजेस, यानी कि फोर्सेस जिनके कारण वो मोशन जनरेट हुई है, तो उसकी हम स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें काइनेटिक्स की, तो इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन विद कंसीडरिंग कॉजेज, यानी कि फोर्सेस। इसमें हम उस मोशन की तो स्टडी करेंगे ही, साथ में उन कॉजेज यानी फोर्सेस की भी स्टडी करेंगे जिसके कारण वो मोशन जनरेट हुई है। ओके, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। तो हमें पढ़ना है सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं अब हम स्टार्ट काइनेमेटिक्स को। कर दूं मेरा, देखिए,
अब देखिए जो हमारा काइनेमेटिक्स है, इसमें देखिए दो वर्ड हैं, काइन और मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मैथ्स के पीछे भी आता है, मैथमेटिक्स। तो मैटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या करेंगे, मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे। कितनी मोशन हो रही है, डिस्टेंस कितनी हुई, कितने टाइम में हुई, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं काइनेमेटिक्स में। ओके, अब देखिए मोशन कितने टाइप की होगी। तो मोशन होती है आपकी 3 टाइप की, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल में क्या होगा, 1 डायमेंशनल मतलब एक ही डायमेंशन होनी चाहिए। हमारे पास 3 डायमेंशंस होती है, एक्स, वाई, जेड, 3 एक्सिस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। अब इनमें से किसी भी एक डायमेंशन में, यानी या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सिर्फ वाई में कर रहा है, या फिर जेड में कर रहा है, तो वो होती है आपकी 1 डायमेंशनल, जिसे आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो वो कौन सी मोशन होती है, 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल की बात करें, इसका मतलब इनमें से 2 डायमेंशंस में वर्क कर रहा है, एक्स में और वाई में, दोनों में मूव कर रहा है, वाई जेड में या फिर एक्स जेड में। इसका मतलब एक क्या बन जाएगा, प्लेन, जिसमें 2 एक्सिस आ जाए वो प्लेन होता है। तो इसमें 2D डायमेंशनल में क्या होगा, जो हमारी मोशन होगी वो एक प्लेन में होगी। तो जैसे कि कहाँ होती है, देखिए 2 डायमेंशनल, सर्क्यूलर मोशन, मोशन इन सर्कुलर शेप। कोई भी सर्किल में जब मोशन होती है तो देखिए 2 डायमेंशन होती है। कैसे होती है, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर मोशन है। तो देखिए ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, पहले चला वो आपके एक्स एक्सिस में, फिर वो टर्न होता है किधर, वाई एक्सिस में, वाई में चलता है, यहाँ तक ये वाई में चलेगा, यहाँ से फिर से वो एक्स डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरीके से एक प्लेन में मूव करता है, यानी 2 डायमेंशंस होती है। तो सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशन मतलब तीनों एक्सिस का यूज़ होगा, एक ही ऑब्जेक्ट एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में मूव करे। तो ये कहाँ पॉसिबल है, देखिए मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। जब भी किसी गैस पार्टिकल को आप खुला छोड़ दो या नहीं भी छोड़ते हो, किसी कंटेनर में भी आप बंद करके रखते हो, तो जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो रैंडमली मूव करते रहते, किसी भी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर उनकी डायरेक्शन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, कैसे भी मूव करते रहते हैं। तो वो जो मोशन होगी दैट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो इसमें से ये 2 हम पढ़ने वाले हैं 11th में, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब करते हैं हम स्टार्ट चैप्टर को। तो चैप्टर में सबसे पहले कुछ हमारी टर्म्स यूज़ होंगी जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुकी हो, उन टर्म्स को हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। 9th में आप ये सभी पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, फोर्थ वेलोसिटी एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों की स्टडी करेंगे, जो कि एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक हैं। देखिए तो सबसे पहले ये हम ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, टोटल कवर्ड पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसने चलना शुरू किया, जब वो रुका, जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है, जितना भी टोटल पाथ उसने ट्रैवल किया है, वो ही उसकी क्या हो जाती है, डिस्टेंस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कवर्ड पाथ। जितना भी किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल
पाथ कवर किया है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप उसका जो इनिशियल पॉइंट था जहाँ से उसने चलना शुरू करा और जहाँ पे उसने ख़त्म करा यानी फाइनल पॉइंट, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता। आप कैसे भी घूम के जाइए लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा जो आप शॉर्टेस्ट उनके बीच का पाथ निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गई डेफिनेशन देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए समझिए, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ पे चलना शुरू किया ए पॉइंट से और बी तक गया। एक आप इस तरीके से जा रहे हो कोई गली में से होकर के या जैसे भी रास्ता है आपका, एक आप ऐसे जा रहे हो और एक आप सीधा जा रहे हो। तो आपके पास हो गए 3 पाथ। अब इसमें से अगर हम बात करें कौन डिस्टेंस है और कौन डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए 1 2 3 तीनों ही डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? टोटल कवर्ड पाथ। ए से बी तक चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, टोटल जो वो डिस्टेंस कवर होगी वो डिस्टेंस होगी। टोटल पाथ ही क्या होगा? उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये तीनों है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए तीनों में से शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, यानी ए से बी तक जाने का इन तीनों में या इन तीनों के अलावा भी हो, सबसे सीधा, सबसे इजी, सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देख सकते हो ए भी है शॉर्टेस्ट, दोनों ये लेंथी बढ़ेंगे, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला पाथ है ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब दूसरी चीज़, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मतलब, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे बोला गया 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 5 सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, कहाँ से कहाँ, किस डायरेक्शन में, ये कुछ नहीं होता इसमें। ओके लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। मैटर करता है कि आप ए से बी जा रहे हो या बी से ए जा रहे हो। जबकि आप डिस्टेंस की बात करो तो चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पड़ता है। तो इसीलिए वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड अगर हम बात करें तो देखिए डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? मैं अभी बताती हूँ, पहले हम लिखते हैं। देखिए डिस्टेंस ऑलवेज ज़ीरो एंड पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ओके कैसे? देखिए मान लीजिए हमने ए से बी तक आए और बी से फिर हम किसी दूसरे पॉइंट सी तक गए। इस कंडीशन में आपसे बोला जाए ए टू सी देन टू बी। ए से सी तक गए हो आप और उसके बाद सी से बी तक आए हो, ये आपकी टोटल ट्रैवलिंग हुई है। इस कंडीशन में अगर आपसे डिस्टेंस कही जाए तो मान लीजिए ये 5 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर है। अगर इस कंडीशन में आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो वो कितनी होगी? देखिए कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे 5 + 2, क्योंकि ए से सी तक गया है, उसके बाद सी से बी तक आया है, इसका मतलब +2 और कर दीजिए आप, 2 किलोमीटर इधर और आया, तो आपका हो गया 9 किलोमीटर। ये हो गई डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो देखिए ए से सी तक सीधा सीधा चला, हमें देखना है इनिशियल से फाइनल पॉइंट। तो देखिए यहाँ से उसने चलना शुरू करा,
वो बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से वापस बी तक आ गया। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ जहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, और बी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया जहाँ पे उसने अपनी ट्रैवलिंग को स्टॉप किया। तो हमें सीधे सीधे ए से बी के बीच की डिस्टेंस लेनी है, जो कि आपकी कितनी है, सिर्फ 5 किलोमीटर। ये तो हमारा डायरेक्ट निकालने का तरीका हो गया। लेकिन अगर हम पूरी प्रोसेस से करें तो देखिए क्या होता है, 5 + 2, ये चला देन ये चला। क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव में है, लेकिन जैसे ही अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो जो वैल्यू आएगी रिवर्स करने पर, जो डिस्टेंस वो चला है रिवर्स करने पर, वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो इस कंडीशन में ये जो है ये वाला 2 ये आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो 5 किलोमीटर, जो कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो नेगेटिव हुआ है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक चीज़ और, अब नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। देखो जो डिस्टेंस है, नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए अगर हम बात करें कि ए से बी के बीच में आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, अब आप कैसे भी जाइए वो सारी ही डिस्टेंस होंगी, ये सभी डिस्टेंस है ए से बी तक जाने की। अब इसमें आप किसी एक को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस तो है ही। तो इसीलिए कभी भी जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए ये सारी लेंथ जो है ये इस शॉर्ट वाले से ज़्यादा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, बट कभी कम नहीं हो सकती। ओके ऐसे ही हम उल्टा बोलें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हो सकते हैं, बराबर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंसेस से छोटा है लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये पॉइंट और आ जाएगा दैट डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके तो ये हमारा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब इस पे मैं आपको कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंसेस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अब हम आगे। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। मान लीजिए आपको एक फील्ड दिया गया है ABCD, एक स्क्वायर शेप का। एज्यूम कर लीजिए ये स्क्वायर है, एग्जैक्ट लगेगा तो नहीं बट आप मान लीजिए। तो मान लीजिए ये ABCD एक फील्ड है स्क्वायर शेप का। आपसे कहा जाए कि कोई फार्मर इसके 3 राउंड कंप्लीट करता है, तो बताइए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर उसकी सारी साइड्स A हैं। अगर आपसे डिस्टेंस की बात की जाए तो देखिए आप देख सकते हो A यानी एक राउंड में 4A कंप्लीट होती है उसकी डिस्टेंस। तो 3 राउंड में कितनी डिस्टेंस होगी? देखिए आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इतनी मीटर होगी उसकी डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो क्या होगा? देखिए आपने A से चलना स्टार्ट किया, आप 1 राउंड कंप्लीट करते हो, आप फिर से A पे आ गए। इस कंडीशन में उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो अगर मान लीजिए उसने 4A डिस्टेंस कवर करी थी, लेकिन आपसे जब डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी तो आप क्या देखोगे? इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। अब इनिशियल भी यही पॉइंट है, फाइनल भी यही पॉइंट है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 0। तो यानी एक राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? 0। सेम ऐसी सेकंड राउंड की बात करें उसमें भी 0, थर्ड राउंड की बात करें उसमें भी 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो होगा आपका 0। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपसे ये बोले कि 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो चौथे राउंड में C पे आके रुक जाता है, अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो देखिए डिस्टेंस की पूछेंगे तो ये तो रहेगी क्योंकि 3 राउंड तो उसने कंप्लीट ही करें। A + A 2A और चला है वो, तो इसमें आप 2A और प्लस कर दोगे।
इतना और चला है, सी तक गया है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए 0 तो 3 राउंड का हो गया, अब वो ए से सी तक और गया है। अब हम ए प्लस ए, क्योंकि यहाँ कोई आपके अपोजिट नहीं हो रही है डायरेक्शन, यानी एक बार ऐसे फिर ऐसे जाता है तो हम नेगेटिव लेते हैं, ए प्लस ए। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट आपका ए है और फाइनल पॉइंट आपका सी है, तो ए से सी के बीच की आपको डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी है, शॉर्टकट डिस्टेंस लेनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप देख सकते हो, आपको दिख रही है ये होगी, यानी कि इसका क्या चीज़, डायगोनल। तो उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यानी कि क्या हो गया, a √2। ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट a से c तक की। ओके, रफ कर दूं मैं इसको, नोट कर लीजिए आप। चलें आगे, देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, स्पीड और वेलोसिटी की। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में भी लगभग यही डिफरेंसेस है जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं। इसे आपने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी और स्पीड की। तो अब हमारे थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, वैसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। v से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला हो जाता है एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही हम वेलोसिटी की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन इसका भी सेम v होता है, फॉर्मूला भी यही रहता है, लेकिन होता यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। ओके, तीसरी चीज़, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और एक डायरेक्शन भी हो, तो वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, हमेशा नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे जितनी स्पीड है उतनी ही वेलोसिटी हो, लेकिन ये इक्वल हो सकते हैं। बोथ मे बी इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल हो सकती है। क्लियर, ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी की बात। अब बात करें इसके टाइप्स, तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स भी होते हैं। एवरेज स्पीड, ऐसे ही आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। और नेक्स्ट आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये और है टाइप हैं ये इसके। जो इसका होता है सेम वही होता है वेलोसिटी में। एवरेज की बात करते हैं तो देखिए एवरेज स्पीड कब कैलकुलेट होगी, जब आपके पास जो डिस्टेंस हो बहुत ज़्यादा ट्रैवल की गई हो, यानी कि ये होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। सेम ऐसे ये क्या हो जाएगी, लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस दी गई है, उस कंडीशन में जो उसकी स्पीड होती है वो हम कौन सी लेते हैं, एवरेज स्पीड। जब उसकी स्पीड में बार बार चेंज हो रहा हो,
कभी 5 किलोमीटर पर आवर से चली, फिर 6 हो गई, फिर कहीं रश था तो 2 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर पे चलने लगी। तो अलग अलग वेलोसिटीज से चली हो और काफ़ी लंबी डिस्टेंस अगर उसने ट्रैवल करी हो तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड। ऐसे ही अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो, वही लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होगा इनका, देखिए v एवरेज से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है उसने कंप्लीट पाथ में वो, और कितना टाइम उसने टोटल लिया है उस ट्रैवलिंग में, वो हो जाएगा। सेम ऐसे एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वही चीज़ हो गई, ये हमारी होती है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो देखिए जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है उसमें ये इंस्टेंट आपको दिख रहा है। इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इंस्टेंटली आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया कि इस पॉइंट पे कितनी होगी वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं दी जाएगी, कम दी जाएगी, और उसमें भी आप शॉर्टेस्ट टाइम के लिए देखोगे, बहुत ही स्मॉल टाइम पे आप देखोगे कि इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी। वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझिए इसको, देखिए मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। अब मान लीजिए इस कंडीशन में आपसे कहा जाए कि वो 20 सेकेंड तक, मान लीजिए आपसे कहा गया 20 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। तो आपने क्या करना है, टोटल टाइम ले लीजिए 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, टोटल जो भी डिस्टेंस उसने करी है 4.5 या जो भी आती है इसके अकॉर्डिंग, वो टोटल डिस्टेंस ले लीजिए और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो ये क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी हो जाती। लेकिन आपसे कहा जाए कि 10 सेकेंड पे स्पीड बताइए, तो फिर वो वाली स्पीड क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट टाइम, बिल्कुल 1 सेकेंड दे दिया आपको, 10 सेकेंड पे, सिर्फ 10 सेकेंड पे आपसे पूछा गया है, तो फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप इसे डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। जो ये डेल्टा या डी आते हैं इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज या बहुत ही स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको 10 सेकेंड बहुत ही स्मॉल टाइम दिया गया है, इस टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो आपको चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यानी उस टाइम उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस में चेंज आया वो लोगे, और साथ में आप क्या लोगे, उसकी टाइमिंग, कितने टाइम में आपको कैलकुलेट करना है। ये डी और डेल्टा आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, ये डिफरेंशिएशन में यूज़ होने वाले हैं, और ये वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। और आगे इतने सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जिनमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है साथ में उनके लिए इजी रहेगा क्योंकि वो मैथ्स में पढ़ लेंगे, लेकिन जिन्होंने बायोलॉजी ली है, नॉन मेडिकल ली है, वो नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिफरेंशिएशन जितना आपको 11th में फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाला है मैं उतना आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन समझने के बाद करेंगे। ओके, तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूले ध्यान रखने। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस टाइम क्या होता है, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना या स्पीड कैलकुलेट करना। फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर आप इसे स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम भी समझ सकते हो। ओके, अब करते हैं हम लास्ट हमारा एक्सेलरेशन। नोट कर लीजिए आप इसको, करें आगे। एक हम मैं आपको बताना भूल गई, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पे भी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी नॉट स्पीड, स्पीड नहीं होगी, वेलोसिटी होगी। किसी भी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, क्योंकि रेट वर्ड आ गया मतलब टाइम की बात होगी। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन के। हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है। मान लीजिए आप घर से निकलते हो चलने के लिए, आप स्कूल तक एक स्पीड से चलते हो, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाइक पे अपने घर से निकल रहे हो और आप अपनी गली से निकलते हो तो आपको ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक मतलब लोग हैं, थोड़ा रश मिलता है, तो आपकी स्पीड कम होती है। जैसे आप हाईवे पे पहुंचते हो, आपको खाली मिलती है रोड, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज आया तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट आप कर सकते हो। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज जब भी होगा तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही है तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूज़ ये होती है एसआई यूनिट। ओके, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन भी है देखिए 2 टाइप्स का। अगर वेलोसिटी बढ़ती है, एक क्या है, आप 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, आपकी 2 किलोमीटर पर आवर हो गई, वो कम हुई है। और एक आप 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, आपकी 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, वो बढ़ गई है। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब भी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे आप और क्या बोल सकते हो, रिटार्डेशन। ये चीज़ और ध्यान रखना आप, जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है यानी चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी में, लेकिन कैसा, ज़्यादा से कम हो रहा है। पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, तो उसे आप या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए या फिर आप उसे रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। और अगर इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, क्योंकि चेंज होना चाहिए बस, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसे आप बोलते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये है आपका एक्सेलरेशन के बारे में जो था वो मैंने बता दिया। तो ये 5 जो टर्म्स थी ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगी, पूरी कंप्लीट वीडियो डिफरेंशिएशन की होगी, उसके सारे फॉर्मूलाज जो हम यूज़ कर सकते हैं 11th में, और उसके बाद हम मेनली जो हमारा चैप्टर है मोशन स्ट्रेट लाइन वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।